विपक्षी एकता की कि कितनी ट्रैक पर है वो ताज़ा घटनाक्रम के बाद जो महाराष्ट्र में घटते हुए देखा और भी चीज़ें। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं बीजेपी की बात करने की बात कह रहा था ब्रेक से पहले, लेकिन उस पर आए उससे पहले थोड़ी सी कुछ और बातें। चांद साहब, एक सवाल है वो ये कि जैसे अभी अखिलेश साहब भी कह रहे थे, जो हमने सुना ही था कार्यक्रम के शुरू में, कि सब अपनी अपनी जगह लड़े और वो बात चर्चा उठी भी कि अभी जो ब्रजेश जी ने भी जिक्र किया कि ऐसे। तो मुझे जस्ट एक छोटा सा वो बताइए कि कुल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पर हरा देगी बीजेपी को, या 80 की 80 सीटों पर टक्कर दे देगी? और अगर नहीं तो क्या दूसरे को थोड़ा बहुत मौका नहीं मिलना चाहिए जहां पर दूसरी पार्टियां मजबूत है? देखिए विपिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय ममता बनर्जी जी हों या आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, दोनों ने जो बात कही वो आप उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। सबने एक बात कही कि जो जिस प्रदेश में मजबूत दल है उसके साथ खड़े रह के दूसरे सहयोगी दल लड़ने का काम करे। हमने कभी नहीं कहा कि हम 80 में 80 लोकसभा की सीट लड़ेंगे, या आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कहीं नहीं कहा कि वो पूरी की पूरी बंगाल की सीटों को लड़ेंगे। हमने इस बात को जरूर कहा कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत हैं, जो क्षेत्रीय दल जिस प्रदेश में मजबूत हैं, उनके साथ जो दूसरे दल हैं जिनका दूसरे प्रदेशों में संगठन है, जो चुनाव वहां लड़ते आए हैं, उनको चाहिए कि वो उनका सहयोग करें, उनके साथ लड़े। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आएगी तो निश्चित रूप से उनकी हिस्सेदारी होगी, वो लोकसभा की सीट पर चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि हम ये अहंकार में हो कि हम उत्तर प्रदेश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो हम तो सब चाहते हैं कि जितने विपक्षी दल हैं आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं फिर आए। और क्यों तो आप चांद साहब कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं? देखिए विपिन जी, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। लेकिन जो बात आपने पूछी कि आप जो है उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो वो कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़ा दिल दिखाए। 80 लोकसभा सीट है, जिन सीटों को वो जीत सकते हैं, जहां पे वो मजबूत हैं, बेशक लड़े। और हम समझते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी उस पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो देखिए, जो विपक्षी दलों की एकता का सवाल है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के पहले नेता हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्षी नेताओं से लगातार मिले थे। चाहे कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी से मिलना हो, चाहे बघेल जी से गुजरात में मिलना हो, या अन्य विपक्षी। अच्छी बात है। तो यहाँ पे है ना अतुल जी, तो हम ये तो कह रहे हैं कि आइए साथ में लड़िए, हम तो स्वागत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी सभी लोग साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चाएं हो रही है और धरातल पर जाकर चर्चाएं हो रही है, कौन कहां जीत सकता है, किस तरह से भाजपा की जो शक्ति है, कुशक्ति जो है इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान को धोखा पहुंचा रही है, फेडरलिज्म को धोखा पहुंचा रही है, तो इसकी चर्चा हो ही रही है। लेकिन एक चर्चा तो ये भी है, भाजपा चाहे जितना गठबंधन कर ले, मोदी जी कितना भी चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे दे, लेकिन प्रोमिसेस मेड एंड प्रोमिसेस फुलफिल्ड, इसका अंतर जनता अब समझ चुकी है। देखिए 500 का सिलेंडर हम दे रहे, राइट टू हेल्थ बिल आया, जितनी 5 गारंटियां दी थी वो शुरू हो गई। ओल्ड पेंशन स्कीम देना इतनी आसान बात नहीं थी, उसकी अर्थशास्त्र में उसको बिठाकर वो देना वो इतनी आसान बात नहीं थी। और मोदी जी ने 2014 से किए हुए एक प्रॉमिस बता दो जो फुलफिल किया। स्मार्ट सिटी दिख नहीं रही है, मेक इन इंडिया फंस चुका है, हम तो इंपोर्ट ही कर रहे सारी चीजों को। 15-15 लाख रुपए आने वाले थे, सारे जेल में जाने वाले थे भ्रष्टाचारी, और जिनको भ्रष्टाचार का आरोप करते पार्टी में ले लेते हैं। तो जो बातें कही है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि किसान को एमएसपी की गारंटी लिख कर दी थी कि एमएस के ऊपर कमेटी होगी और उसके ऊपर वो चर्चा करेगी। आज 2 साल होते आ रहे, उस पर कुछ नहीं हुआ है। 5 साल में आय जो है दुगना करने वाले थे किसानों की, आय तो छोड़िए, किसान का अभी जीना मुश्किल हो गया है। फर्टिलाइजर के कितने दाम बढ़े हैं, सारी चीजों पे जीएसटी कैसा लगा है, खाद की क्या अवस्था है, कीटनाशक की क्या अवस्था है, ये सारे लोग देख रहे हैं। तो इन मुद्दों पे हम लोग इकट्ठा है, जहां जहां साथ में आना पड़ेगा, जिस तरह से स्पेस बनानी पड़ेगी, सारी पार्टियां जो है वो तैयार है और इसीलिए साथ में है और आने वाली हर मीटिंग में साथ में आने के लिए तैयार है। तो सवाल उठता कहां है? सवाल तो ये देखना चाहिए कि भाजपा में इतनी भगदड़ जो कर्नाटक में मची थी, जो अभी मध्य प्रदेश में मचती हुई दिखाई दे रही है। मेरे पास तो लंबी राधेश्याम बघेल, हेमंत लाठीचा, मारवन सिंह सोलंकी, अजय पाल सिंह, सारे ये जो है दिख रहे हैं। बीआरएस की बात की आपने, यहाँ 35 लोग तो दिल्ली में जाकर शामिल हो गए, जो सारे विधायक है, एमएलसी है, ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से
तो ठीक है, तो जो अतुल जी को दिखाई दे रहा है, सिंधिया जी का क्या होगा मध्य प्रदेश में, ये सवाल मीडिया ने पूछना चाहिए। हाँ जी, मध्य प्रदेश पे भी बात करेंगे, जिस दिन प्रॉपर मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन आज विपक्षी एकता की क्योंकि बात हो रही है तो थोड़ा फोकस उसी पे रहते हैं। अभय दुबे साहब, जो अतुल जी को दिख रहा है, क्या वो आपको भी दिखाई दे रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर थी, और हिमाचल प्रदेश में भी कमजोर थी, और दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में भी कमजोर है। मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ खासी एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस, अगर तुलना की जाए आज की तारीख में, हालांकि चुनाव अभी दूर है, तो कांग्रेस भाजपा से कुछ आगे ही नजर आती है वहां पर। तो अतुल जी जो कह रहे हैं, मोटे तौर पर उनकी बात सही है, लेकिन विधानसभा की स्थिति को लोकसभा चुनाव पर प्रोजेक्ट करना, बस वही मैं कहना चाह रहा था, बहुत उचित नहीं है। पहली बात तो यह है, क्योंकि जब कर्नाटक में जब सर्वेक्षण आ रहे थे और ये दिखाई पड़ रहा था कि 47% से 50% तक कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसी वक्त जब सर्वेक्षक वोटरों से ये पूछते थे कि जब लोकसभा चुनाव में आप आपका रुझान क्या रहेगा, तो वो जो लीड कांग्रेस के पास थी वो भाजपा के पास चली जाती थी मोटे तौर पर। तो लोकसभा का चुनाव अलग है, स्प्लिट वोट की परिघटना स्थापित हो चुकी है। वोटर जो है वो अलग अलग चुनाव के हिसाब से सोचकर वोट देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये निकाल लिया जाएगा जो 2019 में हुआ था वो फिर दोबारा 2024 में दोहराया जाएगा। इस तरह कोई चीज एक दूसरे की नकल में दोहराई नहीं जाती है, लेकिन जो स्प्लिट वोटर की परिघटना है उस पर हमें गौर करना चाहिए और तब विश्लेषण करना चाहिए। 10 साल हो जाएंगे भाजपा की सरकार को, जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी काफी होगी, मैं ये मानता हूं। 10 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, बीच बीच में बहुत सारी नाराजगियां बहुत सारी पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी जनता की उम्मीदें अपेक्षाएं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो चीजें बहुत जमी जाती हैं। सरकार की अपनी विफलताएं भी, हर सरकार के साथ ये होता है, उसकी विफलताएं भी होती हैं। तो वो, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी, क्या मोदी जी के पास, भाजपा के पास ऐसी युक्तियां हैं जो उस एंटी इनकम्बेंसी को पलट सकें या उसको मंद कर सकें? अगर उनके पास वो युक्तियां नहीं है तो हम लोगों को एंटी इनकम्बेंसी स्नोबॉलिंग होते हुए दिखेगी। जिस तरीके से जीतने वाली पार्टी और जीतती चली जाती है, उसी तरीके से जो पार्टी हारने वाली होती है उसकी हार बढ़ती चली जाती है। तो ये हमेशा होता है चुनाव में। हमें राजनीतिक समीक्षक के तौर पर निगाह यहां पर रखनी चाहिए कि दरअसल एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और उसका किरदार क्या है, उसकी संरचना क्या है एंटी इनकम्बेंसी की, तब हमारी समझ में आएगा कि दरअसल होने क्या वाला है। ठीक है, ठीक है।